हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है 12th क्लास का टॉपिक। 5वें लेवल पे हम लोग हैं। एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कहां तक हम कर चुके हैं उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन दे रहा हूं। ये लीजिए स्क्रीन। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे 48th क्वेश्चन यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज बुक में, और जो हमारी नोटबुक है उसमें हमने 48 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था, इसके बाद के लिए हमने आज पे छोड़ दिया था। अब आज की क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम। 48 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़े। 49 50 आप ट्राई करिएगा, 51 ट्राई करिए, 52 पे मैंने निशान लगाया, 52 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा अगला डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है क्वेश्चन एक बार देख लें। स्क्रीन में आपके सामने सवाल है। 52nd क्वेश्चन को पढ़ें। इफ fx इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब देन फाइंड f इनवर्स x। पहले मैं fx को नोटबुक पे लिख देता हूं। fx का वैल्यू आपको दिया है 4 माइनस x माइनस 7 होल 4 माइनस x माइनस 7 होल क्यूब, कुछ ऐसा वैल्यू दिया है fx का। इफ fx इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7 होल क्यूब, ब्रैकेट बंद तो किया लेकिन ये ओपन नहीं किया कहीं पर, इसका मतलब कुछ गलत प्रिंट है। एक बार देख लेते हैं। fx का वैल्यू दिया है 4। अच्छा ये ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट लगाया है इसको शायद राइटर ये जो ऐसा ब्रैकेट होता है ये बनाना चाह रहा होगा, कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था इस क्वेश्चन को। तो fx इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7 होल क्यूब देन f इनवर्स x आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए। इनवर्स कैसे निकाला जाता है। fx की वैल्यू को कुछ देर के लिए y लिख देते हैं। अब ये बात मैं किनारे नोट कर देता हूं कि हमने fx को y बोला है, क्योंकि fx को y मानने पर हम मौका पड़ने पर x को f इनवर्स y लिख पाएंगे। आप ये जानते हैं अगर fx y है तो इसका अर्थ है f इनवर्स y की वैल्यू x के बराबर, ठीक है ना। तो इस कन्वर्जन का हम यूज करेंगे। फिलहाल मैं इसको x और y की साइड चेंज करके लिख देता हूं। मैंने y और x की जगह बदल दी है। अब क्यूब को हटा के मैं इस 4 माइनस y को क्यूबिक रूट दे रहा हूं। आप जानते हैं कि क्यूब एक तरफ से हटेगा तो दूसरी तरफ क्यूबिक रूट, और अल्टीमेटली x का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस y क्यूबिक रूट प्लस 7। अब x को क्योंकि आप f इनवर्स y लिख सकते हैं, जो मैंने राइट में समझा है, यहां पर देख ले, तो ये बन गया f इनवर्स y इक्वल टू 4 माइनस y टू द पावर 1/3 प्लस 7। कुछ ऐसा आउटकम आपके सामने आएगा। और अब अगर आप चाहें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा y को सर मैं दोबारा x बनाना चाहता हूं, तो अलाउड है। वेरिएबल के लिए नहीं जाना जाता, फंक्शन को फंक्शन के लिए जाना जाता है। आप चाहे y लिखें चाहे z लिखें, सब एप्लीकेबल है। तो फाइनली आ गया f इनवर्स x इक्वल टू 4 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 7। कुछ इस तरह से आप इसका आउटकम, ये सवाल का आंसर होना चाहिए। तो f इनवर्स x की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई थी और वो होनी चाहिए कुछ इस तरह की, f इनवर्स x इक्वल टू 4 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 7, ठीक है ना। तो ये इनवर्स निकालने का सवाल था। आपसे बोला था f इनवर्स x बताइए, तो ये आपका f इनवर्स x है। तो किसी फंक्शन को पलटाने का सिंपल फंडा है, x और y के रोल को चेंज कर दो। अभी तक फंक्शन y को x के टर्म में प्रेजेंट किया गया था, हमने उसे तब तक बदला जब तक x y के टर्म में प्रेजेंट नहीं हो गया, इस तरह से। और अल्टीमेटली फिर जब ये कन्वर्जन हो गया तो हमने x का नाम रख दिया f इनवर्स y, और एक अंतिम स्टेप में हमने वेरिएबल चेंज का रूल लगाया। वेरिएबल चेंज करते ही हमारा जो आउटकम बिल्कुल बेसिक फॉर्म, ये हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 52 आपने कर लिया, 53 4। इससे पहले एक लाइन पढ़ें, यहां पर आप देखते रहें। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट इन 53 to 6। अब 53 से 63 तक के सवाल ट्रू फॉल्स के हैं, तो उसमें 53 54 आपके लिए छोड़े मैंने। 55 वाले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं और इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो। स्टेटमेंट दिया कि कोई भी रिलेशन जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है उसका रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी होगा, और आपको बताना है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम 52 to 63। 53 से 63 तक के सारे सवाल ट्रू फॉल्स के हैं। आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि, और मैंने पिक किया 55। लॉजिकल सवाल है, एक बार इस पर डिस्कस करेंगे। एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, मतलब जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे। अब क्या डिस्कशन करना है इस पे, देखिए 55 क्वेश्चन पे बात चल रही है। एक बात समझिए, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, आप पहले इसको स्टडी कीजिए। रिलेशन में 1 2 और 2 1 पाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 3 और 3 2 भी इस रिलेशन का पार्ट है, और 1 3 और 3 1 भी इस रिलेशन का पार्ट है। ये 6 एलिमेंट रख करके मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। भाई मेरी मर्जी, एक एग्जांपल के रूप में मैंने इसको लिया है। आप ध्यान दें, आप 1 2 अगर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो अपोजिट 2 1 है वो भी कर रहा है। 2 3 का 3 2 और 1 3 का 3 1। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आप समझ गए। 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 का डायरेक्ट 3 से कनेक्शन भी इस रिलेशन के अंदर पाया जा रहा है। और ठीक इसी तरह 2 3 इसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखिए 2 3 इसे बिलोंग कर रहा है, 3 2 इसे बिलोंग कर रहा है, तो 2 2 इसमें नहीं है ना। 2 3 आ रहा है, 3 2 आ रहा है, लेकिन 2 2 इस रिलेशन में नहीं, तो 2 2 भी लेना पड़ेगा ताकि ये उस कंडीशन को भी फॉलो कर दे। ऐसे सारे रिलेशन में यहाँ पर अगर हम एग्जांपल सेट करते चलें तो हमें सभी के अपोजिट पेयर भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया।
अब एक बात पे और ध्यान दीजिए, ये केस मैंने आपके सामने रखा, एक ऐसे रिलेशन के बारे में मैंने आपके सामने रखा, ये इसमें थोड़ा और मैं एलिमेंट बढ़ा देता हूं जिससे ये ट्रांजिटिव भी। सवाल आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऐसे रिलेशन को लिखिए जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों फीचर दिखाता हो। अभी मुझे इसमें 2-3 एलिमेंट और लिखने चाहिए, एक सेकंड रुकिए, मैं पूरा कर देता हूं इसको। 1-1 भी होना चाहिए, 2-2 भी, 3-3, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल पहले मैंने ये रखा आपके सामने। अब देखिए इसमें आप सिमेट्री देख रहे हैं, 1-2-2-1, 2-3-3-2, 1-3-3, और अब इसमें ट्रांजिटिविटी को भी देख पा रहे होंगे, 1-2 है, 2-1 है तो 1-1 भी है भैया, डायरेक्ट 1-1 का कनेक्शन। 2-3 है, 3-2 है तो 2-2 भी है, ये देखिए, और 1-3 है, 3-1 है तो 1-1 भी है। और भी पेयर देखिए, 2-3 है, 3-1 है तो 2-1 डायरेक्ट भी है इसमें, ये यानी कोई भी दो एलिमेंट अगर इसमें है और उनके पेयर से तीसरा बन सकता है तो वो प्रेजेंट है ना, तो बन रहा है। 11th स्टैंडर्ड वाला रिलेशन एंड फंक्शन नहीं है बच्चों, ये 12th वाला रिलेशन है ना, ये 12th क्लास वाला रिलेशन एंड फंक्शन है। इससे पहले 11th वाले रिलेशन फंक्शन को मैं कंप्लीट करता हूं। अब 11th और 12th दोनों के रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करके हम लोग मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस 11th के रिलेशन फंक्शन के भी हो सकते हैं, कुछ 12th के। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 11th के बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब उन्हें नहीं समझ में आएगा। इवन ऑड फंक्शन वो 12th में जाके पढ़ेंगे, और इनवर्टेबल फंक्शंस 12th। 11th में केवल बच्चा फंक्शन, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिक को जाने, ठीक है ना। तो ये टॉपिक 12th के रिलेशन फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो आर में अगर मैं इन 9 एलिमेंट को रखता हूं तो एक ऐसा रिलेशन मैंने आपके सामने रख दिया जो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाने के कारण जब मैंने इसको चेक किया तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया भैया। अब इसको आप रिफ्लेक्सिव भी कह दीजिए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। बट अगर इसको रिफ्लेक्सिव कहना है तो फिर आपके पास दो चॉइस है। आप डिफाइन करिए कि पहले आपने डोमेन और कोडोमेन किसे। तो मैं दो बातें लिखूंगा, ध्यान दीजिए। माना ये रिलेशन आपने डिफाइन किया है 1-2-3 से 1-2-3 तक, ठीक है, आपने 1-2-3 से 1-2-3 तक डिफाइन किया। अगर आपने ऐसा किया है तब तो साहब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि डोमेन पे पाए जाने वाला हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होकर दिखा रहा है। ये देखिए 1-1-2, डोमेन का हर एलिमेंट अपने खुद से कनेक्शन बना पा रहा है। ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने पर रिफ्लेक्सिव पक्का हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल को बच्चों में डिफाइन करते समय डोमेन को मान लेता, अगर मैं एक रिलेशन आर डिफाइन करते समय डोमेन को 1-2-3-4 मान लेता और कोडोमेन को भी 1-2-3-4 मान लेता, और उसके बाद सेम 9 एलिमेंट आपको देता जैसे मैंने अभी दिए, तो आप इसको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उस समय भी बोलते, क्योंकि सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी ये दोनों कंडीशन अभी भी ये फॉलो करता। लेकिन क्योंकि इसमें 4 अपने आप से कनेक्शन नहीं दिखा पा रहा है, इसके अंदर 4-4 न होने के कारण, तब मैं इसे रिफ्लेक्सिव नहीं मानता। तो समझने की कोशिश कीजिए कि डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी फंक्शन को, रिलेशन को डिफाइन करने। डोमेन बदल देने से भी कई बार फंक्शन रिफ्लेक्सिव होते रहे। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने रखा जिसको मेरी मर्जी के हिसाब से मैं रिफ्लेक्सिव बना भी सकता हूं, नहीं। तो क्या दो केस मैंने बताया, ध्यान से सुने। अगर मैं इस रिलेशन को 1-2-3 से 1-2-3 डिफाइन कर रहा हूं, देन इट इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। बट अगर मैं इस रिलेशन को 1-2-3-4 से 1-2-3-4 बना रहा हूं तो मैं इसको फिर नॉट रिफ्लेक्सिव कहूंगा। यहां पर कई बच्चों के दिमाग में आ रही है कि सर डोमेन में 4 क्यों रखा आपने, जब वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो याद रखिए, रिलेशन के डोमेन में अगर मेरा मन करेगा तो मैं 1-2 एलिमेंट एक्स्ट्रा रख सकता। वो फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन है, रिलेशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो दूसरा है ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, जबकि पहला वाला। तो इस सवाल के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें बताया था एवरी रिलेशन जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। इसने एक स्टेटमेंट जारी करने की कोशिश की थी। तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अगर एक भी ऐसा प्रमाण मेरे पास है जो बोली गई बात को गलत साबित कर सकता है तो मैं इसको गलत। किसी बात को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी, हाँ, सही साबित करने के लिए 100 एग्जाम्पल भी काफी। तो ये फॉल्स है। अगले में आइए, 55th पे डिस्कस किया। आप 56, 57, 58, 59, 60 आप लोग ट्राई करिएगा, ट्रू फॉल्स चेक करना है बस। 61 पे आते हैं, ये भी क्योंकि लॉजिकल स्टेटमेंट था इसलिए मैंने उठाया। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें। 61 है एवरी फंक्शन इज इनवर्ट, हर फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर है ये 61, और क्वेश्चन में बोला गया है कि हर फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। अब इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल होता है ऐसा बोल रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जिसका जो मैपिंग पिक्चर है कुछ ऐसा है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है वो भी देख लीजिए। 1-2-3 यहाँ है, 1-2-3-4 यहाँ है। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन भी 2 से है, और 3 का रिलेशन 4। डोमेन के सभी एलिमेंट को मैंने एंगेज किया है, इसका मतलब पहला रेस्ट्रिक्शन पार कर दिया मेरे फंक्शन ने। और डोमेन के एक एलिमेंट की 2 इमेज मैंने नहीं बनाई। 2 एलिमेंट की एक इमेज बनाना अलाउड होता है फंक्शन में, लेकिन एक की 2 नहीं बना। तो ये फंक्शन होने की दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है। इसके डोमेन के कोई भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, और डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा। कोडोमेन में 2-4 लोग खाली बैठे हो चलता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस
फंक्शन को हम पूछें कि ये डिफाइंड है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड फंक्शन। ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। और अगर कोई पूछेगा इसकी कैटेगरी बताइए, तो मैं इसका नाम रखूंगा मैनी वन इनटू फंक्शन, क्योंकि इसमें कोडोमेन के कई एलिमेंट खाली बैठे हैं। तो मैनी वन इनटू इसकी कैटेगरी होगी और ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन होगा। अब अगर मान लीजिए आप मुझसे कहें कि सर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं जिसमें मैं बी और ए को एक्सचेंज करना चाहता हूं, बी काम करेगा डोमेन का, ए कोडोमेन, तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसा किसी ने किया तो एक एलिमेंट की दो इमेज बनने का जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस फंक्शन को डिफाइन होने से रोक देगा। इसका मतलब क्लियर है कि इस फंक्शन का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं। एक एग्जांपल देके मैंने ये साबित कर दिया कि इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो स्टेटमेंट कहा गया था कि एवरी फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ये गलत। तो मैं इस स्टेटमेंट नंबर 61 को भी फॉल्स, क्योंकि ऐसा एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिख चुका हूं, ये सामने है आपके। इसमें अगर मैं इस फंक्शन में बी और ए के रोल को पलटा के एफ इनवर्स को लगाने की कोशिश करूं या बनाने की कोशिश करूं, तो मुझे बच्चों कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन की जगह लेना पड़ेगा और पिक्चर को बिल्कुल रेप्लिका बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो आप समझ सकते हैं एक एलिमेंट की दो इमेज बनाने का इल्जाम लोग मुझ पर लगा देंगे, और इस इल्जाम के साथ मैं इसको फंक्शन नहीं बोल पाऊंगा। सो एफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसीलिए इस स्टेटमेंट को गलत करार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, और भी कोई है तो 61 के बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या इस एक्सरसाइज का? यस, ये लास्ट क्वेश्चन है 62। एक बार देख लें इसको। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हर बाइनरी ऑपरेशन में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है पहले आप एक बार समझें। ये कौन सा क्वेश्चन है? 62। ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, और इसके बाद हम मेंस की तरफ आज ही बढ़ जाएंगे। इसको कर लेते हैं पहले पूरा। क्या है 62? अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी। हर बाइनरी ऑपरेशन, किसी सेट में जब एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए स्टार एक ऑपरेशन है जिसको मैंने डिफाइन किया है नेचुरल नंबर के सेट और नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर, और आंसर भी मुझे नेचुरल नंबर में ही चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब पहले समझे। बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल वैसे ही समझाया जाता है जैसे छोटे बच्चों को क्लोजर प्रॉपर्टी समझाई जाती है अलजेब्रा। तो अगर मैं दो नेचुरल नंबर उठा करके उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगा के आंसर को भी नेचुरल नंबर दिखा पाया तो मेरे ऑपरेशन को बाइनरी आपको मान, ठीक है। जैसे आपने कहा सर ये स्टार जो है ये क्या है बताइए, मैंने आपके सामने रखा, मैंने कहा ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी, यानी नॉर्मल एडिशन। तब आपने स्टेटमेंट दिया, आपने कहा सर वी नो दैट सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इंप्लाइज दैट स्टार इज बाइनरी। बाइनरी होने की इतनी सिंपल सी कंडीशन है कि भाई उसी सेट जिस पे बाइनरी डिफाइन कर रहे हो, दो एलिमेंट उससे उठाओ, उनको ऑपरेट करो और आंसर को भी उसी सेट में लाके दिखाओ। तो आप सीधे स्टेटमेंट दीजिए कि सर दो नेचुरल नंबर को जोड़ के ना हमेशा नेचुरल नंबर आता है। इससे सिद्ध होता है कि ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब इस क्वेश्चन में राइटर बोलता है कि भैया हर बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो किसी भी सेट में आप डिफाइन, क्या लिखा पढ़िए ना। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट होना कंपलसरी है। तो पहले ही बता दूं भाई ये कंपलसरी नहीं, क्योंकि जब हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते समय हम किसी आइडेंटिटी का नाम नहीं लेते। हम डिफाइन तो बस इतना ही करते हैं कि दो नेचुरल नंबर, अगर आपने नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन को डिफाइन किया है तो दो नेचुरल नंबर पे वो ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, आंसर भी नेचुरल आ, इतनी सी कंडीशन है बस बाइनरी होने। इसमें स्टार आइडेंटिटी कहां से आ गया? अब आइडेंटिटी ऑपरेशन होता क्या है वो समझ लीजिए। जैसे इसी ऑपरेशन में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, अगर एक एलिमेंट ए किसी एलिमेंट बी के साथ ऑपरेट होके ए ही बना दे, माने बी ए के साथ मिलने के बाद भी ए ही बना डाले, तो बी को आइडेंटिटी कहते हैं इस सेट, ठीक है ना। और ऐसा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी मैं कहना चाहता हूं कोई भी नेचुरल नंबर के साथ आने वाला बी अगर ए को ए ही बना डाले तो उस एलिमेंट बी को हम इस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में जानते हैं इस ऑपरेशन की। जैसे यहाँ ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, अगर मैं ए प्लस बी को ए से कंपेयर करूं तो बी जीरो आ जाएगा, मतलब एडिशन नाम के ऑपरेशन की आइडेंटिटी जीरो है। यही वजह है कि जीरो किसी भी नंबर में जोड़ो, नेचुरल नंबर में जोड़ो, वो जीरो, वो उसी नंबर का आंसर देता है। 6 + 0 = 6, 10 + 0 = 10, ठीक है ना। अब यहाँ पर राइटर स्टेटमेंट देता कि किसी भी सेट पे आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लो, आइडेंटिटी एलिमेंट उस बाइनरी ऑपरेशन वाले सेट पे होता ही हो। तो यहाँ पर ध्यान दें ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसको जानने के लिए हम एक केस और उठाते हैं। मान लो हमने एक ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया, और इस ऑपरेशन स्टार को डिफाइन करने का हमारा वे क्या था? हमने एक सेट ए लिया, कोई भी एक सेट हमने ए उठाया, उस सेट के एलिमेंट को ए के साथ ही ऑपरेट, ठीक है ना, ठीक है।
अब ए से एक एलिमेंट उठाया, ए के एलिमेंट को ए के एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट कराया और आपका आउटकम भी ए में ही निकला। ठीक है, स्टार एक ऑपरेशन है, ए से 2 एलिमेंट उठा के आपका आउटकम भी ए में ही अगर आप ला पाए तो ये बाइनरी है। अब आप ए सेट के रूप में जो सेट डिफाइन करते हैं वो सेट कोई भी हो, आप ए के रूप में कोई भी सेट डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर समझे, यहां पर जैसे आपने ऊपर नेचुरल नंबर में डिफाइन किया, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर के सेट पे आपने ऑपरेशन को बाइनरी बोला, बाइनरी की डेफिनेशन बताई कि 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेट करके आउटकम भी उसी सेट में आना, ठीक हो गया। अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करने की बात आई तो आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में आपने बी डिफाइन किया और जब इस ऑपरेशन प्लस के लिए उस आइडेंटिटी एलिमेंट को निकाला गया तो उसकी वैल्यू 0 है। लेकिन इस सेट में तो 0 है ही नहीं, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों नेचुरल नंबर लिए आपने, दोनों नेचुरल नंबर लेने पर उनको जोड़ के हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल रहे हैं एडिशन ऑपरेशन के लिए तो वो 0 आ रहा, जो कि इस सेट में अवेलेबल नहीं। इसका क्लियर मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप एक ऑपरेशन को बाइनरी तो बोल पाए लेकिन ये कि उसके अंदर आइडेंटिटी है श्योर ना। वही बात मैं इस एग्जांपल में समझाना चाह रहा था कि आपका सेट ए, उसी सेट ए के दूसरे एलिमेंट यानी ए के अंदर से 2 एलिमेंट उठा के आप ए के अंदर तीसरा एलिमेंट तो ला सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस ऑपरेशन के लिए जिस एलिमेंट को आइडेंटिटी माना जा रहा उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही। नेचुरल नंबर वाले में भी आपके साथ यही हुआ, आप 0 को इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल उठाए जा सकते हैं जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता सेट। तो जब आप नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, तो उसमें 0 अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके ऑपरेशन का नाम एडिशन है तो 0 के अलावा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले भी नहीं, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो हर सेट में ये कंपलसरी, किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी बोलने की बेसिक कंडीशन आइडेंटिटी नहीं, ठीक है। तो आप ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है इसी से दोनों बातों को समझ जाए, कोई दूसरा एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने नेचुरल के ऊपर लिखा है ये इसको जस्टिफाई। अब इसी एग्जांपल में जो दूसरा केस में बनाना चाहता हूं उसको भी बना देता हूं कि अगर इसी एग्जांपल को आप ऐसे ले कि फिर से स्टार एक ऑपरेशन है, इस बार आपने इसको होल नंबर के ऊपर डिफाइन किया है, यानी होल नंबर के 2 एलिमेंट आपस में मिलकर होल नंबर के रूप में ही आंसर देंगे। अब आप इस केस में अगर चेक करें और स्टार की डेफिनेशन ठीक पहले जैसी ही रख दें, ए स्टार बी बराबर ए प्लस, तो अब स्टेटमेंट आपका क्या जाएगा, वी नो दैट द सम ऑफ 2 होल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब आप बोलेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि 2 होल नंबर का सम होल नंबर आता है, ठीक है ना, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अब यहां पर जब आइडेंटिटी निकालने की बात आएगी तो आइडेंटिटी को हम दिखा पाएंगे, ठीक है। बाइनरी स्टार बाइनरी कैसे हुआ फिर से समझे, 2 होल नंबर को ऑपरेट कराने के लिए हमको उन्हें जोड़ना, हमें बस ये चेक करना होगा कि एडिशन से क्या होल नंबर प्लस होल नंबर आता है। तो हमने चेक किया, हमने कहा नॉर्मल मैथमेटिक्स में कोई भी 2 होल नंबर जोड़ो होल नंबर आता है, इसका मतलब ऑपरेशन बाइनरी है। और अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि ए और बी को ऑपरेट करा के आंसर को ए ही ला, ए और बी को ऑपरेट करा के आंसर को ए क्यों लाना है, क्योंकि हम बी को आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं इस ऑपरेशन के लिए, और आइडेंटिटी वो होता है जो किसी एलिमेंट को चेंज ना करे ऑपरेट। तो ए स्टार बी को आप लिखोगे ए प्लस बी इक्वल टू ए, बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अब इस केस में आप 0 को जब ढूंढोगे आपके होल नंबर के सेट में तो 0 इसमें अवेलेबल हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझे ध्यान से कि यही स्टार ऑपरेशन अगर आप नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइन करें तो ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा, ये एक ऐसा सेट होगा एन जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेम ऑपरेशन सेम डेफिनेशन के साथ होल नंबर के ऊपर डिफाइन कर देंगे तो फिर आपका स्टार एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन होगा W के ऊपर जिस W के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेम ऑपरेशन को सेट बदल करके सिचुएशन को चेंज। जो पहला एग्जांपल मैंने रेड पेन से दिया इसमें हमारे सेट के पास आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस डेफिनेशन के आधार पर इस स्टार से पूछूं कि भाई तुम्हारे ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी का रोल कौन प्ले करेगा, तो ये कहेगा सर 0 करेगा, क्योंकि 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से जुड़ के उसके बिहेवियर को चेंज नहीं होने। लेकिन नेचुरल नंबर में 0 तो इंगेज ही नहीं होता, इसका मतलब आपके सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर। लेकिन मेरे दूसरे एग्जांपल में जब मैंने नेचुरल नंबर को होल नंबर बना दिया और डेफिनेशन को सेम रखा, तो अब अगर माना कोई मुझसे कहे कि सर 0 ही वो नंबर है जो एडिशन पर वैल्यू को सेम रखता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सेट में 0 अवेलेबल है। तो सेकंड ऑपरेशन में स्टार के लिए आइडेंटिटी का काम 0 करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन पहले ऑपरेशन में आइडेंटिटी है। तो सेम एग्जांपल विथ 2 डिफरेंट सेट अलग अलग बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो पहले केस में नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, दूसरे में। तो एज ए होल अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करूं तो मैं जवाब दूंगा फॉल्स। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स ही कहूंगा, ये भी फॉल्स, ठीक है ना। तो ये जो 62nd क्वेश्चन था ये भी फॉल्स है, और इसके साथ हमारा ये एग्जाम्पलर वाला डिस्कशन खत्म। 62 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पलर की सीट कंप्लीट हो गई है। अब
हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पलर के रूप में जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारा लेवल 5, लेवल बाय लेवल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 5वें लेवल पे हम लोग एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। 6th लेवल पे हमारा डिस्कशन होगा मेंस की प्रॉब्लम्स पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो डिस्कशन पे आ रहा है वो 6th लेवल पे है। यहाँ पर आ जाए। ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया 60 सेकंड। अब बचे हुए क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कोई नहीं आएगा आप लोगों से तो आप एक मैसेज भेज सकते हैं चैट बॉक्स में। केवल क्वेश्चन का नंबर और पेज नंबर भेजने से ही काम चल जाएगा, आप लोगों को मालूम है। 6th लेवल पे आइए। 6th लेवल पे आपके सामने है जेईई मेन क्वेश्चंस की सीट। अब इस पे डिस्कस करेंगे। एक बार और स्क्रीन लीजिए आप। 6th लेवल हमारा लास्ट लेवल है फिलहाल के लिए। जब मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस के क्वेश्चंस के लिए फिर हम इसी में लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 ऐड करके इसको कंप्लीटेशन तक पहुंचे। 9th लेवल पे जाके ये प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है ना। तो 6th लेवल में अभी फिलहाल के लिए जेईई मेंस के क्वेश्चंस की सीट आपके सामने ला रहा हूं। ये सीट मैं टेलीग्राम के IIT ब्रेन चैनल पे भी रखूंगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए हैं उसके अलावा आप सॉल्व करें। ये पिछले 10, 15, 20 सालों के मेंस के क्वेश्चंस का पूरा पैकेट है, तो आप मेरे पैरेलल इनको कर सकते हैं। सेट थ्योरी का जब मैंने कराया था मेंस के क्वेश्चंस की सीट, तो वो सीट आप लोगों को मैं टेलीग्राम में भेज, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनमें रेड मार्क लगा हुआ है। बाकी आप ट्राई करें और कोई नहीं बनता तो बस उसका नंबर मुझे, क्योंकि मेरी सीट पे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो केवल नंबर भेजने से काम। आप बस इतना बोल सकते हैं कि सर 23rd नंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उस पर हम डिस्कस करें, ठीक है ना। तो चलिए ये 29 ये सब तो सेट थ्योरी के आगे का ही पार्ट है। आपने देखा होगा सेट थ्योरी की सीट जो मैंने भेजी है वो 35 क्वेश्चन तक रही होगी। उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि सेट थ्योरी के सवाल 35 तक ही हैं। 36 से आपके रिलेशंस के क्वेश्चन शुरू। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये रिलेशंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें 11th 12th दोनों का रिलेशंस कवर है। इसके बाद फंक्शंस के भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 11th 12th दोनों। यही वजह है कि 11th के टॉपिक को निपटाने के बाद मैंने कोई मेंस की प्रॉब्लम की सीट नहीं कराई, क्योंकि ये जंबल्ड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं दोनों के क्वेश्चन एक साथ, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने रेड मार्क किए फटाफट उनको देखें। यहाँ तक सेट थ्योरी का केस था। अब 1.2 में रिलेशंस पे आते हैं। सबसे पहला सवाल जो रिलेशन में आपके सामने आ रहा है वो देखें। 36 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से आ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। एक बार पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। स्क्रीन में आपके सामने है क्वेश्चन। लेट ए कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम 1 to 7। मैं लिखता जाता हूं अपने नोटबुक में क्वेश्चन को। एक सेट है जिसमें 1 से 7 तक के टर्म है, 1 से 7 तक के नंबर है। देन द रिलेशन आर कंटेन्स पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, पेयर ऑफ एक्स एंड वाई फॉर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। मतलब आपको एक्स और वाई दोनों एलिमेंट सेट ए से ही उठाने हैं और कंडीशन आपको दी है x + y = 7। ये आपका सवाल आपके सामने। एक बार और सुन लीजिए। लेट A is a set containing element from 1 to 7, then the relation Rxy belongs to A cross A, x + y = 7 is। आपको चेक करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। पहला की ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और बाकी 3 ऑप्शन वही होंगे। अगर इक्विवेलेंस नहीं होगा तो फिर क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, वही सब। चलिए कर लेते हैं, फिर ऑप्शन चेक करेंगे। एक बार सवाल को बस अच्छे से और देख ले मैं इस क्वेश्चन की बात, ठीक है ना। 1.2 रिलेशंस टॉपिक से यहां से शुरू हो रहा है ये। लेट ए कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक के सारे नंबर अवेलेबल हैं 7 के साथ। देन द रिलेशन आर कंटेनिंग एक्स वाई पेयर, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू ए एंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 7। ये आपका केस है। आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कौन से फीचर की वजह से नहीं। चलिए एक बार करते हैं। ए में 1 से 7 तक के नंबर हैं। आर एक रिलेशन है जो एक्स को वाई से कनेक्ट कर रहा है। एक्स वाई दोनों आपको ए सेट से ही उठाने हैं, क्योंकि लिखा है एक्स वाई का पेयर ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए। ए क्रॉस ए का मतलब होता है पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा भी, ठीक है ना। और दोनों का सम आना चाहिए 7। माने कोई एलिमेंट किसी दूसरे से रिलेटेड तब माना जाएगा जब उनका सम 7। तो अब अगर सम 7 होने से रिलेशन बनता है तो बच्चों समझो, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं कि मेरे रिलेशन में कौन कौन अवेलेबल होगा। सबसे पहला रिलेशन में 1 का बनाना चाहूंगा केवल और केवल 6 के साथ, क्योंकि जोड़ के 7 लाना है भाई। 2 को 5 के साथ रिलेट कराऊंगा। देखते जाइए, समझ रहे हैं ना। 3 को 4 के साथ, 4 को 3 के साथ, और भी होंगे इसके अलावा। 5 को 2 के साथ आप लेंगे, 6 को 1 के साथ लेंगे, 7 को 0 के साथ नहीं ले पाएंगे क्योंकि 0 सेट में नहीं। तो ये वो पेयर हैं जो आपके रिलेशन के अकॉर्डिंगली आर को बिलोंग कर रहे हैं। एक सेट है, इसके ऊपर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया। 2 एलिमेंट एक्स और वाई रिलेटेड तब माने जाएंगे जब उनका सम 7 हो। ये रिलेशन का नाम। मैंने रिलेशन की सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने रख दी। अब हमें चेक करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, रिलेशन को आपने सेट ए के ऊपर डिफाइन किया गया है, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स है 1 से 7 तक। तो सबसे पहले अगर ये रिलेशन वेल डिफाइंड है तो 1 का रिलेशन 1 से, मतलब अगर ये इक्विवेलेंस होता तो 1 का 1 से रिलेशन होता, 2 का 2 से, 3 का 3 से। लेकिन आप जानते हैं 1 और 1 रिलेट नहीं हो सकते क्योंकि उनको जोड़ के 7 नहीं। फिर से एक बार समझ लें कि रिलेशन के अंदर उन्हीं 2 एलिमेंट का अलाउ किया जा रहा है जिनका सम 7, मतलब कोई भी एलिमेंट अपने साथ उस एलिमेंट को पेयर के रूप में ले सकता है जिसको जोड़ के 7। तो 1 केवल और केवल 6 से ही जोड़ सकता है। आप जानते हैं 1 + 1 7 नहीं होता है।
2 + 2 7 नहीं होता, 3 + 3 7 नहीं होता। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि इस सेट के 7 एलिमेंट में से कोई भी अपने आप से कनेक्ट नहीं हो। अगर एक भी ऐसा रह जाता जो कनेक्ट नहीं हो पाता ना, मैं उसी आधार पर रिफ्लेक्सिव नहीं है कह देता। यहाँ तो सातों के साथ में कोई नहीं हो। 1 1 जोड़ के 2 आता है, 2 2 4, 3 3 6, 4 4 8, 10 12 और 14, जबकि लाना है जोड़ के 7। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि if x plus x equal to 7 implies that x equal to 7/2, यानी 7/2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो अपने आप से जुड़ करके 7 ला सकता है। बट 7/2 इज नॉट अ नंबर फ्रॉम दिस सेट ए। 7/2 तो आपके सेट में है ही नहीं। इसका मतलब आप सीधे सीधे कहेंगे कि सर मेरे सेट में बैठे हुए सातों एलिमेंट में कोई भी रिफ्लेक्सिविटी फॉलो, क्योंकि उसको उससे ही जोड़ करके 7 नहीं। तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 6 आपके सेट में है और खुशी की बात है कि 6 1 भी है, 2 5 है तो 5 2 भी है, 3 4 है तो 4 3। तो बधाई देते हैं आप लोगों को, सिमेट्रिक है, रिलेशन इज सिमेट्रिक है ये रिलेशन। और तीसरी बात चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए 1 6 है, 6 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है। गौर करिए, 1 6 है, 6 1 है, और ट्रांजिटिविटी में आप जानते हैं अगर 1 6 है, 6 1 है तो डायरेक्ट 1 1 को भी होना चाहिए था, लेकिन 1 1 तो नहीं है, इसका मतलब नॉट। तो अब इस आधार पर आप अपना आंसर पिक कर, यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस ये सिमेट्रिक। ये रिलेशन केवल और केवल सिमेट्रिक। तो इस रिलेशन के फीचर में बस एक ही सेटिस्फाई हो पाया। तो ऐसा ऑप्शन पिक करिएगा जिसमें लिखा हो कि ये सिमेट्रिक है ओनली, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन तो आप खुद पिक कर लेंगे। 36 कंप्लीट हुआ, 37 में भी रेड मार्क है। 37 पे आइए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाले क्वेश्चन की बात चल रही है। 37 क्या है सवाल, एक बार पढ़ लें। एक सेट है जिसमें 2 3 4 है, ओनली 2 3। बी एक सेट है जिसमें 8 9 12 है। 2 3 4 8 9 12। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 37, सेट ए में है 2 3 4 और सेट बी में है 8 9 12। सेट ए में है 2 3 4, सेट बी में है 8 9 12। अब सवाल क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन दिस। अब आपको एक भयानक रिलेशन दिया है, उसमें कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है। अब इस रिलेशन को मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आप लोग भी पैरेलल पढ़ लें। क्या लिखा सुनिए। आर एक रिलेशन है जो किन लोगों को रिलेट कर रहा है, एक पेयर को दूसरे पेयर से रिलेट कर रहा है। आर इज द रिलेशन विच कनेक्ट्स A1 B1 टू A2। वैसे आमतौर पर जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं नॉर्मली तो छोटे छोटे एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर एलिमेंट के रूप में भी पेयर को ले रहा है। नहीं तो नॉर्मली अभी तक जो सवाल हम करे थे उसमें क्या लिखा रहता था, x कनेक्टेड टू y, x इज रिलेटेड टू y। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट करा। लेकिन सबसे पहले आपको थिंक करना पड़ेगा कि इस रिलेशन में आपने एक पेयर को दूसरे पेयर के साथ कनेक्ट। अभी थोड़े दिन पहले एक क्लास में जब क्विक रिवीजन में करा रहा था तो मैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने केस को रोक दिया, है ना। फिर मैंने रोक दिया केस को। क्यों रोक दिया, क्योंकि ऐसे वाले एग्जाम्पल से पहले मैं चाहता था नॉर्मल वाले केस। ये वाला पेयर अपने आप ही आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन जब मेंस पूछता तो कैसे करना होगा देख लीजिए। लेट A कंटेन्स 2 3 4, B कंटेन्स 8 9 12, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन R क्या है देखिए, A1 B1 पेयर A2 B2 पेयर से रिलेट तब माना जाएगा जब A1 और A2 सेट A से उठाए गए हों और B1 B2 सेट B से उठाए गए हों और साथ में ये कंडीशन फॉलो हो, A1 डिवाइड्स B2, A2 डिवाइड्स। अब ये सारी कंडीशन पहले मैं अपने पेपर पे ले लूं, नोटबुक पे ले लूं, उसके बाद हम बात करते हैं। आर रिलेशन में क्या लिखा गया वो देख लीजिए। A1 B1 पेयर को रिलेट माना जाएगा A2 B2 पेयर से। यहाँ पर पेयर और पेयर के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। तो A1 B1 A2 B2 इन दोनों को रिलेटेड माना जाएगा। कब रिलेटेड माना जाएगा, जब ये एक कंडीशन फॉलो करें। वो कंडीशन क्या होगी सुनिए, वो कंडीशन है A1 डिवाइड्स B2 एंड A2 डिवाइड्स B। ये कंडीशन दी हुई है। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर इस पेयर को आपस में रिलेट माना जाएगा। एक बात और लिख देता हूं कि A1 A2 सेट A से उठाए जाएंगे और B1 B2 सेट B से उठाए जाएंगे। अब एक बार वापस स्क्रीन पे आ रहा हूं, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, एक बार आप उसकी लैंग्वेज में भी समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन आपका, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखते रहिए। लेट A कंटेन्स 2 3 4 एंड B कंटेन्स 8 9 12। माना A सेट में 2 3 4 है, B में 8 9 12 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन। रिलेशन किसको कहा गया है, दो पेयर्स के बीच में रिलेशन की बात कही। रिलेशन के सेट में अभी तक नॉर्मली जो सवाल आते हैं उसमें दो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर पेयर एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा, समझ रहे हैं ना। A1 B1 पेयर को A2 B2 पेयर से रिलेट तब माना जाएगा जब A1 डिवाइड करे B2 को और A2 डिवाइड करे B। और आगे जो लिखा है इसको भी समझिए, A1 B1 और A2 B2 दोनों A क्रॉस B को बिलोंग कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है दोनों पेयर का वो तो आया है A से, और जो दूसरा एलिमेंट है B1 और B2 वो आया है B। यानी दोनों एलिमेंट्स के पेयर का पहला एलिमेंट आपने A से उठाया है और दूसरा एलिमेंट आपने B से। हेलो सक्षम, चलो
तो पहला एलिमेंट आपने ए से उठाया है, दूसरा एलिमेंट बी से उठाया है। A1 अगर B2 को डिवाइड करे और A2 B1 को डिवाइड करे तो हम मानेंगे कि ये पेयर A1 B1 A2 B2 से रिलेटेड। ठीक है, अब इन कंडीशंस को मानते हुए हमें क्या क्या आउटकम मिलेंगे पहले देख लेते हैं। ए के अंदर 2 3 4 है, बी के अंदर 8 9 12 है। ठीक है, और A1 B1 को A2 B2 से कनेक्ट कब माना जा रहा है? जब A1 डिवाइड करे B2 को और A2 डिवाइड करे। अब सुनिए ध्यान से कैसे करेंगे। मान लीजिए आप किसी पेयर में A1 का रोल प्ले 2 से करो। एक बात और सुन लीजिए, दोनों पेयर्स का पहला एलिमेंट A से उठेगा, A यानी इन तीनों में से कोई हो सकता है, और दोनों पेयर्स का जो बाद वाला एलिमेंट है B1 B2 वो B से। तो पहला एलिमेंट A से उठेगा, बाद वाला एलिमेंट B से उठेगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेट से उठाया 2। ठीक है, अब 2 किस किस से कनेक्ट होता समझिए। रूल क्या लिखा है, A1 डिवाइड्स B2। अगर A1 B2 को डिवाइड कर पाएगा तभी उसको रिलेट माना जाएगा, अदरवाइज। और A2 B1 को डिवाइड कर पाएगा तब इस रिलेशन को फॉलो माना जाएगा। यानी इन दोनों को कनेक्ट तब माना जाएगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो कैसे पेयर आपस में कनेक्ट होंगे एक बार लिख देता हूं, सुनिए। A1 B2 को डिवाइड कर पाए और A2 B1 को। मैं चारों प्लेस यहां पर लिख करके पेयर बनाता हूं, एक बार समझिए। कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, उसको फिर रिजॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लिखा A1 की जगह। अब मैं चाहता हूं कि A1 डिवाइड कर ले B2 को, तो B2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, गौर करिए। इस 2 से डिवाइड होने वाला 8 और 12 है, तो यहां पर मैं B2 की जगह 8 भी लिख सकता हूं और 12 भी लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं पेयर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये A1 2 है, A2 की जगह मैं 8 और 12 कुछ भी लिख सकता हूं। मैं वही नंबर लिखूंगा B2 की जगह जो डिवाइड हो 2 से। 9 नहीं होता, मैंने 9 को रिजेक्ट। ठीक है, तो यानी कि यहां पर अगर 2 आएगा तो यहाँ 8 और 12 आना है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ 3 आया, तब क्या सिचुएशन बनेगी वो भी देख लेते। तो उसका नाम लीजिए जो 3 से डिवाइड हो सके। तो B2 की जगह अब मैं 3 से डिवाइड होने वाला एक तो 9 लिख लेता हूं और दूसरा लिख लेता हूं 12। 8 का नाम नहीं लूंगा इस बार। और जब 4 की बात आएगी जो कि लास्ट पेयर है, उसमें मैं क्या लिखूंगा सुनिए। उसमें B2 का रोल प्ले करने के लिए मैं किसको बुलवाऊंगा, देखिए 4 के साथ 8 को और 4 के साथ 12। ये ठीक है, यानी मैंने A1 B2 का पेयर चुना तो मेरे सामने इतनी संभावनाएं आई। अब एक बात सुनिए, A1 B2 का जब आपने पेयर चुना तो शर्त यही थी कि B2 की जगह जो आए वो A1 से डिवाइड हो, A1 A के अंदर से उठे और B2 B के अंदर से उठे। ठीक हो गया। अब बच्चों जब आप B1 A2 का पेयर चुनोगे तभी भी तो वही रूल है कि A2 ऐसा चुनिए जो B1 को डिवाइड कर पाए। यहां भी आपको B1 उठाना है B से और A2 उठाना है A से। तो मेरे बच्चों जो पेयर आपने A1 और B2 के बीच में बनाए उतनी ही संभावनाएं A2 और B1 के बीच में भी हूं, है ना। A1 और B2 की पेयरिंग करने के आपके 6 पॉसिबल मेथड ये लिखे। 2 के साथ मैंने 8 और 12 को मौका दिया, 9 को नहीं दिया क्योंकि 2 9 को डिवाइड नहीं कर पाता है। 3 के साथ मैंने 9 और 12 को मौका दिया, 4 के साथ मैंने 8 और 12। तो 6 तरीके तो ये हो गए। 6 पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं, 6 पॉसिबिलिटीज ये आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, A ये है, B ये है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस रिलेशन। रिलेशन में कितने पेयर हम अलाउ कर सकते हैं ये पूछा कि रिलेशन के अंदर कितने पेयर अवेलेबल। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कराने में ये 6 पॉसिबिलिटी निकल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप समझने की कोशिश करें कि जब आप इन दोनों प्लेसेस को भरेंगे, मैं अलग कलर के पेन से इस प्लेसेस को भी भर देता हूं, तो आप समझ सकते हैं ना कि जब मैं इस जगह पे 2 लिखूंगा, देखिए अलग कलर से इसको 2 लिखूंगा, तो मैं यहाँ 8 और 12 दोनों को लिख सकता हूँ 2 के साथ, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखना है। A1 और B2 को पिक करते समय ध्यान रखना कि A1 B2 को डिवाइड करे, और B1 A2 को पिक करते समय ध्यान रखना है कि A2 B1 को डिवाइड करे। तो मैं A2 की जगह जो चुनूंगा वो सेट A से चुनूंगा और B1 की जगह सेट B से। मैंने रिप्लिका जो मैंने किया काले पेन से, अब मैं वही कर देता हूं लाल पेन से। तो 8 के साथ 2 और 12 के साथ 2। तो कहने का मतलब है, इसको मैं बीच से हटा रहा हूं, जो 6 केस ये बन गए हैं ऐसे ही 6 केस A2 और B1 के बीच में भी बने। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि A1 B2 का पिकिंग प्रोसेस 6 पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, और जो A2 B1 का पेयरिंग जब आप चुनेंगे, A2 B1 कहां पर होंगे देख लीजिए। B1 की पोजीशन और A2 की पोजीशन दिखा दे रहा हूं एक बार। ये जो पहला डब्बा है, इसके बाद वाले एलिमेंट को आप B1 कह रहे हैं और दूसरे बॉक्स के पहले वाले एलिमेंट को आप A2 कह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस पेयर को चुनेंगे तो भी आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। आप समझ गए कौन सी 6 पॉसिबिलिटी है, जो बगल में है वही 6। जैसे मैंने A1 B2 का पेयर बनाया, वैसे ही मैं A2 और B1 का भी बना सकता हूं। तो 6 संभावनाएं हैं इन जोड़ों को चुनने की और 6 ही संभावनाएं इनको चुनने की। और बच्चों आप समझते हैं कि A1 B2
B2 के पेयर को चुनना और B1 A2 के पेयर को चुनना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इसकी 6 इवेंट उसकी 6 इवेंट से इंडिपेंडेंट, तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी पूरे सिस्टम को चुनने की वो कितनी हो जाएंगी बताइए? टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 6 × 6 यानी 36, क्योंकि इसके 6 केस के ऊपर इसके 6 केस को बारी बारी से लिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसे मेरे पास 6 पैंट और 6 शर्ट है, तो पहली पैंट के साथ 6 शर्ट पहन सकता हूं मैं, दूसरी पैंट के साथ 6 शर्ट, क्योंकि पैंट का चुनाव शर्ट के चुनाव से इंडिपेंडेंट है। 6 × 6 36 मेथड से मैं नई ड्रेस पहन सकता हूं। ठीक वैसे यहाँ पर जो पहला चुनाव हमने A1 B2 का किया, ये जो पहला सिलेक्शन हमने किया है, इसके पेयर का नाम आप रख सकते हैं A1 B2 का पेयर, पहले डब्बे का पहला एलिमेंट और दूसरे का दूसरा एलिमेंट। तो इसको चुनने के अगर 6 तरीके, तो इस बगल वाले को चुनने के भी 6 ही होंगे, यही तरीके लिख दीजिए पलटा के। अब 6 इसके मेथड, 6 इसके मेथड और इसके हर मेथड के ऊपर इसका हर मेथड यूज हो सकता है, तो 6 × 6 टोटल 36 तरीकों से आप इस केस को बना सकते हैं। यानी 36 रिलेशन के अंदर एलिमेंट को रखता है। जिस रिलेशन को डिफाइन करने की बात चल रही है उसके अंदर 36 पेयर्स हो सकते, A1 B1 और A2 B2, तो 37 का आंसर 36, ठीक है ना। तो ये 37 क्वेश्चन हो गया, इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। 38, 39, 40 क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है 40। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं पहले स्क्रीन में, उसको पढ़ लीजिए, फिर नोटबुक पे ले आएंगे। 40 क्वेश्चन, जितने बीच में उनको आप प्रैक्टिस करें, कोई नहीं बनता तो आप पूछ सकते हैं। लेट PS denotes the power set of 1 to 10, ठीक है। PS पावर सेट है जिसमें 1 से 10 तक के एलिमेंट हैं। R1 R2 दो रिलेशन है जो कि पावर सेट पे डिफाइन किए गए हैं, और रिलेशंस को डिफाइन करने की कंडीशन आपके सामने, मैं कंडीशन लिख देता हूं। सबसे पहले इसने 1 से 10 तक के एलिमेंट का एक सेट लिया है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 से 10 तक के एलिमेंट अगर है सेट में तो टोटल 10 है। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 सबसेट को अगर मैं एक सेट के अंदर लिख दूं तो वो पावर सेट कहलाता है। आपको पता है पावर सेट वो सेट है जो किसी सेट के सारे सबसेट्स को लेके बनता है। तो पावर सेट के अंदर तो भैया 2 की पावर 10 एलिमेंट्स होंगे। उस किसी भी एलिमेंट को नाम राइटर ने ए और बी। अब वो राइटर कह रहा कि जो पावर सेट के अंदर के एलिमेंट हैं जो कि खुद सेट, उनके बीच में ये रिलेशन डिफाइन किए जा रहे हैं R1 और R। रिलेशन को कैसे कहा गया उसको सुनिए। पहला रिलेशन जो ए R1 B के नाम से डिफाइन किया गया है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है ए और बी को सुनिए। ए और बी को कनेक्ट करने के लिए रूल बताता है ए R1 B माने ए R1 रिलेशन के द्वारा बी से कनेक्ट होगा इफ, कंडीशन है इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। ये पहली कंडीशन लिखी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन ये वाला है, देख लीजिए एक बार। PS इज द पावर सेट ऑफ दिस सेट 1 to 10। 1 से 10 तक के सेट में 10 एलिमेंट है, इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 10, और सबसेट्स को एक एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल करके जो बड़ा सेट बनता है उसको हम पावर सेट। तो ये क्लियर है कि इस सेट S के पावर सेट के अंदर 2 की पावर 10 एलिमेंट होंगे। ठीक हो गया। लेट PS डिनोट द पावर सेट ऑफ दिस, डिफाइन द रिलेशन R1 R2 ऑन PS। अब आपने इस पावर सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया R1 एक R1 के क्या फीचर हैं? R1 दो सेट A और B को तब कनेक्ट कर रहा है जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। और आइए R2 को भी पढ़ लेते हैं। R2 A और B को तब कनेक्ट कर रहा है, ये भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। A इज रिलेटेड to B by R2 if, क्या कंडीशन है भैया देख लें, if A union B complement, if A union B complement equal to B union A, B union A कुछ ऐसा, A union B complement equal to B union A, मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन दे रहा है। एक रिलेशन में ये दे रहा है, एक रिलेशन में ये, ठीक है ना। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बराबर B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो रिलेशन R1 R2 के अंदर डिफाइन कर रहा है, और ये रिलेशन बनाए गए किसके ऊपर? पावर सेट। पावर सेट के ऊपर। इसका मतलब हर एलिमेंट अपने आप में एक सबसेट है, सबसेट है इस सेट S का। तो लेट PS डिनोट द पावर सेट ऑफ S, डिफाइन द रिलेशन R1 R2 ऑन PS एज A R1 B इफ दिस इज 5 और A R2 B इफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू P। और ये भी लिख देता हूं मैं कि फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू PS। PS समझ रहे हैं ना, एक सेट है 1 to 10, उसके जितने सबसेट होंगे, सबसेट क्या होते हैं? 1 2 एक हो गया, 2 3 एक हो गया, तो 2 की पावर 10 सबसेट बने। उन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर जब आप रख देते हैं तो वो पावर, उस पावर सेट के दो एलिमेंट को A और B कहा गया है, और उन A और B को R1 R2 रिलेशन से जोड़ने के लिए इस कंडीशन को बताया गया है। A R1 B तब वैलिड माना जाएगा जब ये कंडीशन फॉलो हो, A R2 B तब माना जाएगा जब ये कंडीशन फॉलो हो। इतना तो राइटर क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्या कहता है देखिए, देन आपको चेक करना है R1 R2 का नेचर, R1 R2 के इक्विवेलेंस होने के बारे में चेक। मैं एक बार बताता हूं कि कैसे करना है, आप समझने की कोशिश करें। देखिए A R1 B लिखा है इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट 5 हो। अब एक जनरल सी बात समझे, अगर मैं वेन डायग्राम में बना करके इसको समझने की कोशिश करूं तो ये क्या बात बोली जा रही है, एक बार इसको देखते हैं। मान लीजिए ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को,
और ये पूरा जो मैंने रेक्टेंगल बनाया ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्या कहता है देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन। आप जानते हैं ए में ये पूरा आएगा और बी के कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर का सब कुछ है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा हिस्सा शेडेड होगा आप जानते हैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा हिस्सा आएगा जो बी में हो और ए के बाहर हो। अब बी में हो और ए के बाहर हो तो यानी कि यही वाला हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस हिस्से को तो छोड़ना पड़ेगा, ये तो ए के पास भी है। तो मैं इसको भी ब्लैक पेन से बना देता हूँ, ये है आपका बी इंटरसेक्शन ए। अब खुद सोचिए बच्चों, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन किया जब इनका यूनियन कर रहे हैं तो भाई है ना, यानी जब आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किया तो इनका यूनियन करके फाइल, मतलब इन दोनों का यूनियन फाई कब आ सकता है बताइए, इन दोनों का यूनियन फाई कब आ सकता है? इन दोनों का यूनियन फाई केवल तब आ सकता है जब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाई हो और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी फाई, क्योंकि आप जानते हैं यूनियन करने से दोनों के एलिमेंट आ जाते। अब इसके बाद भी अगर कोई दो सेट अपना यूनियन करवा के फाई बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जिनका यूनियन फाई हो जाए वो तो खाली ही पड़े होंगे ना, क्योंकि अगर उनके अंदर एक एलिमेंट भी होता तो यूनियन कैसे खाली रहे। तो इसका मतलब दोनों फाई हैं, और अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाई है तो इसका क्या मतलब हुआ सिंपली कि ए और बी बराबर, ए और बी बराबर, यानी जो पहला केस दिया है उसमें ए और बी इक्वल्स। अब दूसरे में आते हैं, जो दूसरी कंडीशन ए R2 बी के लिए दी, एक बार उसको भी एग्जामिन कर लेते हैं, एक नया डायग्राम बना के उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए R2 के लिए ये मैंने R1 चेकिंग के लिए किया था, अब मैं R2 के लिए एक बार बना लूं। R2 का स्टेटमेंट यहां पर देख लीजिए, ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहां पर कौन सा बनेगा, पहले प्लेस ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले लिखना है ए यूनियन बी कॉम, ए है आपका ये, ए नाम दे देते हैं इसको बी, तो ए हो गया ये पूरा, और बी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी के बाहर का हिस्सा, बी के बाहर का मतलब ये सभी कुछ हो गया बी को छोड़ के। तो जो इन दोनों में यूनियन आया तो यूनियन में इस हिस्से को छोड़ के बाकी सब कुछ, इसको छोड़ के बाकी सब, यानी जब आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस स्पेस को छोड़ के बाकी सब कुछ है ना, क्योंकि ए में आएगा इतना और बी के कॉम्प्लीमेंट में बी के बाहर का सब कुछ, बी के बाहर का सब कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ देखें जरा, इसको मैं लिख देता हूं यूनिवर्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम। आपको मैंने अभी समझाया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन से हिस्से को बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस हिस्से को, जिसको मैं थोड़ा शेडेड कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। इस हिस्से में तो बहुत मोटा चल गया, थोड़ा पतला कर लें। ये वाले हिस्से, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन नहीं, ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, इसको मैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बोलते, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ए के बाहर का लेकिन बी के अंदर, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट वाले पार्ट को तो साहब मैंने ऐसे लिख दिया। अब राइट वाला देखिए, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हिस्सा होगा देखिए एक बार पहले, बी का पूरा और ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इस हिस्से को छोड़ के सभी कुछ आ जाएगा, बस ये हिस्सा रह जाएगा, ये वाला हिस्सा रह जाएगा यूनियन करने में। तो इसको ठीक अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि पूरे यूनिवर्स में से घटा दो ए इंटरसेक्शन बी को। और खुद सोचिए अगर यू माइनस इतना, ये वाला हिस्सा कौन सा, ये भी दिखा देता हूँ चित्र में, रुकिए, ये हिस्सा है, ये है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इसको मैं अलग कलर से शेड कर देता हूँ। ये वाले हिस्से की बात चल रही है, ये वाला हिस्सा कौन है, ये जो लिखा है मैंने, ये वाला ग्रीन पेन से ग्रीन को कनेक्ट कर दिया है और ये रेड पेन ये वाले पेन से कर दिया। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा है, और इस सवाल में इन दो जिन टर्म की बात कर रहा है इनमें से एक है आपका यूनिवर्स माइनस ये और एक। अब अगर यूनिवर्स माइनस ये यूनिवर्स माइनस इसके बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका इनमें एलिमेंट की संख्या बिल्कुल सेम है। तो यानी कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। इसका मतलब ये ग्रीन और रेड शेडेड पार्ट जो मैंने बना रखे हैं ये सेम है। अब खुद सोचिए अगर ये शेडेड पार्ट और ये शेडेड पार्ट सेम है तो बाकी ये जो बीच का हिस्सा बच गया ये तो ए और बी में कॉमन है ही है। तो इसका मतलब इससे भी यही नतीजा निकला कि ए और बी बराबर है, इंप्लाइज दैट ए। तो दोनों ही प्रेजेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं लेकिन अल्टीमेटली उनका मतलब यही निकल रहा है कि ए और बी इक्वल है। अगर ए और बी इक्वल है तो फिर आप चेक कर लीजिए कि इक्वलेंस है या नहीं। अगर दो सेट के इक्वल होने पर उनको रिलेट कहा जा रहा है, ए को बी से रिलेट कब कहा जा रहा है, जब वो इक्वल। अब अभी स्टेटमेंट वैसे इन्होंने कुछ और लिखा है, इतना लंबा स्टेटमेंट और इतना लंबा दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो क्या निकला कि a इज रिलेटेड टू b बाय r1 इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, और दूसरा a इज रिलेटेड टू b बाय r2 इंप्लाइज दैट a बराबर। अब इस कंडीशन के बेस पे आप चेक करिए कि इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 से आगे कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में। अब मेंस के जितने क्वेश्चन है पहले वो पूरे निपटाएंगे, देन हम नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो चलिए इतना तब तक आप लोग रिवाइज करिए और अगली क्लास में हम बढ़ाएंगे इसी सीरीज। चलिए बाय।